जो कुछ भी काम करें, सबसे पहले तो उस पर अपने आप पर विश्वास करें कि आप कामयाब होंगे। ईट इट, ड्रिंक इट, लिव विद इट ऑल द टाइम 24 आवर्स एंड यू विल सक्सीड। जब हमारा समय खराब चल रहा हो, उस समय में जो समझ में आती है वो अच्छे समय में नहीं आ सकती। नमस्कार, कैसे हैं आप आज? कोई सवाल लिख के लाए हैं कि याद करके आए हैं? लिख के लाए? ऐसे सोच के आए? क्या सवाल पूछने वाले हैं आज आप? आज पता है आपको आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बेसिकली है, करें तो क्या बिजनेस करें। मेरे पास इतनी चिट्ठियाँ, इतने ईमेल्स, एसएमएस देश के हर कोने से जो आ रहे हैं, उनमें सवाल होता है कि कोई लिखता है कि मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, मेरे पास एक फैक्ट्री का शेड भी है, पर समझ में नहीं आता क्या करूं। कुछ यूथ के सवाल आते हैं कि मेरा फैमिली का बिजनेस है, मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं उस बिज़नेस में नहीं जाना चाहता या जाना नहीं चाहती, मैं क्या करूं? तो इस तरह के सवाल जो बहुत से आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज का ये कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि अगर आपको बिज़नेस का तय करना हो कि क्या करें, आपको ये सोचना हो कि मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनूं, तो कुछ बातें आपको हम बताएंगे। उससे जितना आप सीख सकें, जितना समझ सकें। आज जो आप घर में बैठे हुए देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपकी भी बहुत सी अपेक्षाएं होंगी, बहुत से आपके सपने होंगे, तो उन सपनों को साकार करने के लिए किस प्रकार से आपकी हम मदद कर सकते हैं, ये आज का एक विषय है। लेकिन उससे पहले पिछले 2 एपिसोड थे क्रिएटिविटी पर, हाउ टू बी क्रिएटिव। अभी भी प्रश्न आ रहे हैं उसके ऊपर। एक ही प्रश्न मैं लूँगा, ज़्यादा प्रश्न लेने का आज समय नहीं है। बहुत से आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, आपके प्रश्नों के जवाब हम मेल से या एसएमएस से, जो भी रास्ते से होगा, आपको हम भेजेंगे। लेकिन एक विशाखा ने लिखा, वो लिखती हैं कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ प्रोफेशनल कोर्स की, और साथ में बिजनेस भी करती हूँ, प्रोफेशन में भी हूँ। तो कैन आई बी क्रिएटिव इन बोथ इन स्टडीज़ एज वेल एज इन माई प्रोफेशन? तो एक लाइन का जवाब मेरा यही है दोस्तों, कि कोशिश कीजिए जैसे जो चीज़ आप कर रहे हैं आज, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, उसको कुछ नए ढंग से करने की कोशिश कीजिए। कुछ ज़रा हटके कुछ करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसी में आपको क्रिएटिविटी नज़र आ जाए और आपको अच्छा लगे, और आपको लगे कि अरे ये तो अच्छा हो गया, वही क्रिएटिविटी है। तो चलिए आज के विषय में, वो एक मुझे बहुत पुराना, एक शायद जब मैं शायद आपकी उम्र का था तब का गाना याद आ रहा है। बड़े अरमान से रखा है कदम, तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ध्यान आया गाने का? तो आज का प्रश्न भी यही है कि मैं पहला कदम अपना बिजनेस का रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, किस प्रकार से क्या बिजनेस करूँ, उसका चयन कैसे करूँ, कैसे समझूँ। तो मैंने एक बात कही थी पहले एक कार्यक्रम में
कि आपके पास अंदर टैलेंट क्या है जिसको लेके आप पैदा हुए हैं। आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो आपको जन्म से मिली है, जिसको आज हम अंग्रेज़ी भाषा में टैलेंट कहते हैं, या आपका जो हुनर है वो आपके अंदर क्या है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। और हुनर कैसे पहचानेंगे अपने अंदर? जो आपका रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो, जो चीज़ करने का आपको बार बार मन करे, या बचपन से आप कुछ चीज़ें बार बार करते आए हैं या अभी भी करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड योर टैलेंट। और जो भी बिजनेस चुने, अपने टैलेंट के अनुसार अगर चुनेंगे तो आपको उसका सक्सेस बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छी रूप से मिलेगा। जैसे कि एक उदाहरण से समझें कि यदि बचपन से आपको पेचकस लेके कुछ चीज़ें जोड़ने का, तोड़ने का, घर में फ्रिज टूट गया तो उसको कुछ खोल के कुछ करके ठीक कर दिया, कभी टीवी कुछ ख़राब हो गया तो उसको ठीक कर दिया, इस प्रकार की अगर आपकी आदत है तो शायद आप टेक्नोलॉजिकल एरिया में जाएंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। ये आपको पहले पता नहीं था कि मैं कोई टेक्नीशियन बनूंगा, लेकिन ये आपका बिहेवियर है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि कभी कुछ ख़राब हो जाता तो बोले नहीं, पड़ोस में वो लड़का है, वो ज़रा ठीक कर देगा आके। तो ऐसे प्रकार से, और उसी दूसरी तरह से आप में से कोई अपने क्लास का मॉनिटर या अपने स्कूल का कोई लीडर वीडर है? जब मैं थी 12th तक, देन आई एम द कैप्टन ऑफ माई स्कूल एंड मॉनिटर ऑल्सो एंड प्रीफेक्ट ऑल्सो। एंड भाषण अच्छा दे लेती हैं? वो तो नहीं पता, बट या कंट्रोल अच्छा कर लेती हूँ। कंट्रोल अच्छा कर लेती हो तो Yeah. यू कैन बी गुड पॉलिटिशियन। कभी सोचा नहीं। हाँ, तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप अपने टैलेंट को पहचानिए, उसके बारे में सोचेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऐसी भी चीज़ें, केसेस, हिस्ट्री देखने में आए, सुनने में आए हैं जहाँ पे एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कुछ काम करता रहा, लेकिन 58-60 साल का जब हुआ, रिटायर हुआ, तो उसको लगा कि मैं पोइट्री करना चाहता हूँ। अब कुछ रिटायर हो गए, कुछ करने को नहीं है, तो बोले मैं गाने लिखना चाहता हूँ। और जब वो लिखने लगे तो इतने कामयाब हुए कि जो ज़िंदगी में उन्होंने प्रोफेशन में किया उससे कहीं ज़्यादा कामयाब हुए। यानी उन्होंने अपना टैलेंट पहचाना 60 साल के बाद। ऐसे किस्से होते हैं, तो बाद में मत पछताइएगा। अगर आपका यही है तो शुरू से कूद जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? अगर अपॉर्चुनिटी मतलब ना हो बंदे के पास। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो हर आदमी को मिलती है कि जब ऊपर वाले ने आपको बनाया तो कुछ ना कुछ तो आपको दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। कितने प्रकार के बिजनेसेस हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, उसी प्रकार से किस तरह के और बिजनेस हैं बताइए? ऑटोमोबाइल्स, यस, स्पोर्ट्स, प्रॉपर्टी डीलर, टेक्सटाइल्स, एक्टर, एक्टिंग, यस, मीडिया, एंटरटेनमेंट। बिजनेस की कैटेगराइजेशन अगर करेंगे तो कई रूप से की जाती है, लेकिन मोटा मोटा रूप में पहली चीज़ आती है ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग का बिजनेस। आपने कोई सामान किसी से ख़रीदा, उसको ठीक से पैक कर दिया या कुछ वैल्यू ऐड किया, बेच दिया, या आप सामान किसी ऐसे सोर्स से लाए जो कि दूर है लेकिन वहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, आपने वहाँ से लाए, अपने गांव में, अपने शहर में आके बेच दिया।
या आपने यहाँ से किसी मैन्युफैक्चरर से सामान ख़रीदा, बाहर एक्सपोर्ट करने लगे, या बाहर से कुछ इंपोर्ट करके ला के यहाँ बेचने लगे। ये सब चीज़ें कैटेगराइज हो जाती हैं अंडर ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिए। दूसरी कैटेगरी जो मैं समझता हूँ उसमें आएगा कि प्रोफेशनल सर्विसेज। आप में से कुछ लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कोई डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में पढ़ते होंगे, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे होंगे। तो उसके दो रास्ते हैं, या तो आप सर्विस करें, कहीं पे डॉक्टर हॉस्पिटल में बन जाएं, नौकरी करें, या अपना क्लिनिक शुरू कर दें। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कहीं पे फाइनेंस कंट्रोलर की सर्विस ले लें, या फिर अपना प्रैक्टिस शुरू कर दें, लोगों को सलाह देने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएं। अभी किसी ने स्पोर्ट्स एज ए बिज़नेस कहा। आज से 30 साल पहले तो स्पोर्ट्स वाज नेवर कंसिडर्ड एज ए बिज़नेस, लेकिन आज के दिन इट्स अ गुड प्रोफेशन। म्यूज़िक कंपोज़र, डांसर, तो बहुत तरह के नए नए प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाते हैं। प्रोफेशनल बिजनेस कह लीजिए, प्रोफेशनल सर्विसेज कह लीजिए, कि जो मेरे अंदर हुनर है उसको मैं किसी की नौकरी करने की बजाय, या अपने हुनर को किसी दूसरी कंपनी को करने के बजाय खुद के लिए एम्प्लॉय करूं अपने आप को, और खुद वो सर्विसेज दूं। अभी आपने कहा कि किसी बिज़नेस में आपको जाना है तो उसके लिए आपको सर्विस जो भी है आपको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, मतलब दबा के रखना चाहिए। सर अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? अगर अपॉर्चुनिटी मतलब ना हो बंदे के पास। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो हर आदमी को मिलती है। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ऊपर वाले ने आपको बनाया तो कुछ ना कुछ तो आपको दिया है। वेस्ट तो भगवान नहीं बनाता। तो अपॉर्चुनिटी भी उसी प्रकार से कुछ ना कुछ किसी न किसी समय आपके पास ज़रूर आती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम देखते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, इसलिए रह जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। तो तीसरी बात पे चलें। तीसरी चीज़ है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में क्या कुछ आएगा? इसके अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है, कोई हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, ऐसी सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट हो गया। और सर मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं, ऐसी सर्विसेज की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा अच्छा जवाब दिया। ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री। अगर कोई फुलफिलमेंट कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो सर्विस इंडस्ट्री है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक सर्विस इंडस्ट्री में आता है। यहाँ जो आप बैठे हैं जिस स्टूडियो में, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न इंडस्ट्री, ये भी सर्विस इंडस्ट्री है। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना किसी न किसी रूप से, चाहे वो कंज्यूमर हो। अब इसके अंदर दो कैटेगरी फिर आ जाएंगी। एक सर्विस इंडस्ट्री कंज्यूमर फेसिंग है, और दूसरी है सर्विस इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं B2B, बिजनेस से बिजनेस। इस तरह के सर्विस इंडस्ट्री में भी इस तरह की कैटेगराइजेशन हो जाती। पिछले दिनों एक जगह मैं गया था कहीं, तो एक स्टूडेंट आके एकदम से बड़ा गुस्से में बोले कि आप भाषण तो बड़ा अच्छा दे लेते हो, लेकिन कुछ रियल बात तो बताओ, क्या करूं मैं? तो मैंने उनसे सिंपली पूछा, भाई आप ये बताओ आप कहाँ रहने वाले हो? उनका मैं देहरादून में रहता हूँ। मैंने कहा देहरादून में ये बताइए कि अगर घर में कोई नल खराब हो जाए तो लोग किसको बुलाते हैं? उनको पता नहीं प्लम्बर कहाँ से लाऊं। देहरादून में तो वहाँ पे कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं बनी हुई देहरादून की कि प्लम्बर का वो येलो पेजेस बने हुए हों। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रीशियन कहाँ से आते? बोलो वो बिजली वाले की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे किसी बिजली वाले को कहते हैं भैया भेजना कोई मैकेनिक को, इलेक्ट्रीशियन को भेजना। या घर में कोई
कुछ दीवार टूट गई, रंग खराब हो गया, पेंटर को बुलाना है, क्या करना है। तो इस प्रकार के जब जवाब, मैंने उसको कहा, मैं कहा भैया ऐसा करो, तुम एक सर्विस शुरू करो देहरादून में। घर के अंदर जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हो घर वालों को, एक नंबर लो सिंपल, 2-3 फ़ोन लगाओ, 1-2 लड़के बिठाओ, प्लम्बर रखो, इलेक्ट्रीशियन रखो, सब लोगों को जॉब पे रख लो, किसी को कमीशन पे रख लो, कुछ कर लो। तो 2 साल पहले उसने शुरू किया ये, और आज आप मानोगे नहीं, उस लड़के को 2 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट करता है देहरादून जैसी जगह में। फिर चौथा सेक्टर क्विकली मैं बता दूं, चौथा बिजनेस इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के माने क्या कि आप रॉ मटेरियल किसी एक शेप में लेते हैं, उसको चेंज करके उसका कुछ बना के आप या तो कंज्यूमर को बेचते हैं, या फिर आपकी बनाई हुई चीज़ को कोई और मैन्युफैक्चरर लेके उसके अंदर कुछ और ऐड करता है, वो आगे बेचता है। तो जैसा सर्विस इंडस्ट्री में कहा, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में भी एक इज़ कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग, अनदर इज़ टू अदर बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सी हज़ारों, सैकड़ों, लाखों चीज़ें हैं। आज इस देश में अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद यहाँ पे अभी तक भी नहीं बनती। कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी सोचेंगे बनाने के लिए तो बहुत कुछ आप सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो पांचवी चीज़ दोस्तों आती है इसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कोर सेक्टर की गतिविधियां हैं, या कोई बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आज बहुत से देशों में और अपने देश में भी वो चीज़ें पब्लिक सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री या और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि रिज़र्व हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, सरकार के लिए। R&D एक्टिविटीज़ हैं, डिफेंस प्रोडक्शन है जो कि अभी इस सरकार ने इस बार खोला है। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत सी वो कोर सेक्टर में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाती। तो इसके साथ ही ये आपको बताया कि 5 प्रकार के ये बिजनेसेस हैं। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर वापस शुरू करेंगे। तदबीर और तकदीर दोनों का जब मिलन होगा, मधुर मिलन जब होगा, तो सक्सेस आएगी। So welcome back again, friends. अभी मैं बुलाना चाहूँगा पोडियम पर मिस्टर प्रशांत चौकसी, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। आपको उनसे बातें करके अच्छा लगेगा। वेलकम प्रशांत चौकसी। Prashant, give your introduction, what business you are doing and how you are doing. So, I'm in the business of construction. I started in the family business of construction chemicals and minerals, but was not happy, like sir said, that where my talent was lying, I wanted to explore some other area. So I went into construction and I did my low income housing as my projects. That's what I do now, right? But at the same time, I realized that there are a lot of entrepreneurs who need funding, and the technology, whether you take technology like Google, Facebook, startups, that all started from a small company and they've become very big. So I wanted to invest in these, so I started investing in these small companies early on, from 97 onwards, and I now also do that as part of my passion, my liking, my talent, whatever you call it. Very good. आपके सवाल प्रशांत जी किससे? सर, जैसे कि वो सब बोलते हैं कि शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो बड़े आदमी बनते हैं, तो ये कहाँ तक सच है कि शेयर्स में पैसा लगा के बड़े आदमी बनते हैं? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि सब बोलते हैं शेयर्स में पैसा लगाओ, जितने बड़े आदमी बने सब शेयर्स में पैसा लगा के बड़े आदमी बने। जैसे अनिल अंबानी हो गए या फिर वो गए, सब शेयर्स में पैसा लगा के बने, बैरन बफेट जैसे। So
तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी सोच है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ बनाने हैं तो 2 करोड़ लगाएं तो 1 करोड़ हो जाते कभी कभी शेयर्स में लगाएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। गुड। और देखिए, शेयर का जो बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है, जो लोग समझते हैं उस बिजनेस को, जो लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनियां कैसे कर रही हैं, ये कंपनी प्रॉफिट आगे कैसा करेगी, क्या वो ठीक लाइन पे है या क्या चीज़ पे आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, ये सोच के अगर वो लोग जो बिजनेस शेयर का करते हैं वो सारा कुछ ध्यान में रखते हैं। करेक्ट। भारतवर्ष में मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये मत करिए। जब आपको जानकारी नहीं है, आपको किसी ने कह दिया कि इसमें जी का शेयर खरीद लो, ये डेढ़ा हो जाएगा, कभी मत करिए ऐसा। ये फाटका है, ये जुआ है। करेक्ट। जो जानता है उसके लिए बिजनेस है, जो नहीं जानता और केवल दुगने करने के लिए अगर पैसा लगाता है तो वो जुआ है। हमारा संपर्क हो गया है मिस्टर हंसा से, मुंबई से हैं। पूछिए आपका प्रश्न। मैं एक आर्ट क्लासेस चलाता हूँ जो आर्टिस्टिक इम्प्रेशन के नाम पे, तो उसको किस तरह का ज़्यादा प्रचार किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए और सेवा की जाए, किया जाए। किस प्रकार के आर्ट की क्लासेस चलाते हैं आप? आर्ट पेंटिंग सिखाने के, आर्ट के वो क्लासेस। तो आपका प्रश्न क्या है कि इस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि आपका बिजनेस ज़्यादा चले, आपके पास आर्ट सीखने वाले लोग ज़्यादा आएं? हाँ, और सब लोगों को लाभ भी मिले ज़्यादा वैसे भी। वेरी गुड। बताइए सर, आपका इसको कैसे बताएंगे? आपने कोई वेबसाइट या कोई बनाई है वेबसाइट, या अभी आज के ज़माने में वेबसाइट तो ज़रूरी है एक बनाना। हाँ। और मेरे ख्याल 5-7 हज़ार रुपये में बन जाती होगी प्रशांत जी वेबसाइट, या मैक्सिमम 10,000 में हो जाएगी। मैक्सिमम 10,000 रुपये में। तो वो बनाएंगे और उसको आप सर्च इंजन पे डालेंगे, करेक्ट, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली और लोग आने लगेंगे। काफ़ी लोग की इंक्वायरी आएंगी और आपका धंधा आगे बढ़ेगा। सर मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी, हमारा यूथ जब भी अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है, तो वो किसी से सलाह लेता है, या फिर अपने माँ बाप से, या फिर अपने किसी बड़े से, बुजुर्ग से। तो आज तक हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है कि बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये बिजनेस करना उन लोगों के लिए क्यों आसान है जो आज सक्सेसफुल हैं, और हम लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्यों मुश्किल है? बड़ा अच्छा सवाल है, उसके लिए आपको बधाई। ये देखिए, ये पहले भी मैंने अपने कार्यक्रम में कहा है, अगर आपने नहीं देखा तो YouTube पे फिर वापस जाके मेरे प्रोग्राम देख सकते हो आप। उस पर मैंने ये कहा है कि ये जो सुनी सुनाई बातें या जो आपको घुट्टी में घोंस के पिला दिया गया कि ये बात सही है, ये बात गलत है, जो आपको घुट्टी पिलाई गई है बचपन से, उसके ऊपर मत चलिए। आप कर सकते हैं बिजनेस, आप कामयाब हो सकते हैं, ये अपना विश्वास रखेंगे तभी आप कुछ करने की हिम्मत कर पाएंगे। वी हैव कॉलर मनोज कुमार जी। पापा जी दसो कितों, बम्बई तो बोल रहे हो? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मनोज कुमार जी, मुझे तो बताया मनोज कुमार जी बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा बम्बई से एक्टर मनोज कुमार जी भारत बोल रहे हैं। नहीं सर, आई एम मनोज कुमार फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, यू आर फ्रॉम दिल्ली। चलिए बताइए मनोज कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर कोई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक फूड रेस्टोरेंट, तो उसमें अगर मुझे पार्टनर किसी को बनाना पड़े तो उसमें क्या क्वालिटीज मैं देखूँ जिससे? वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे पार्टनर बनाना पड़े अपने बिजनेस में, तो उस पार्टनर में मैं किस प्रकार की क्वालिटी ढूंढूं? पहले तो अगर उसके पास पैसा है तो बहुत अच्छा है कि पार्टनर बना लो उसको। मजाक है, बट नहीं, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपका मन बना अच्छा है, उसका बनता है, और उसके पास ऐसी स्किल सेट है जो आपके पास नहीं है, तो दोनों का मिश्रण अच्छा चलेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ आपका जम रहा है, वरना ऐसा ना हो जाए कि आप चालू करें और फिर बीच में ही गाड़ी रुक जाए। तो उसका वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी गुड। मनोज कुमार जी, मैं इसमें और ऐड करूंगा जो प्रशांत जी ने कहा कि बिजनेस में जब आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इसी प्रकार की क्वालिटी ढूंढिए जो अपने हस्बैंड या वाइफ ढूंढने में चाहिए आपको।
एक बार पार्टनरशिप करें तो ऐसी करें जो पूरी आगे तक निभे, करेक्ट। एक दूसरे को समझते हों, हमारी एक दूसरे से केमिस्ट्री मिलती हो सकता है आप फाइनेंस में अच्छे आदमी हैं, आपको फाइनेंस की जानकारी है, ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिसको ऑपरेशन की जानकारी है। आप अगर ऑपरेशन जानते हैं, ढूंढिए कोई टेक्निकल व्यक्ति, मैं पार्टनर लूँ क्या। तो एक बिजनेस में करने के लिए कई प्रकार के टैलेंट चाहिए, तो अपने से अलग हटके दूसरा टैलेंट लीजिए, तो वो पार्टनरशिप आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि आपने जैसे बताया कि मतलब बिजनेस करने के लिए मतलब हम भी कर सकते हैं, जो मतलब पहले तो वो भी आप आम आदमी थे, उन्होंने बिजनेस किया, तो अगर हम सर फर्स्ट टाइम अपने घर से पैसे लेकर अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर नुकसान हो गया तो फिर सर उसके लिए तो बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आपको लेना है कि आप कितना ले सकते हैं रिस्क, बट उसके हिसाब से आपको आगे चलना है। आई ट्राइड 3 businesses बिफोर एंड सम ऑफ देम फेल्ड, बट देन द थर्ड बिजनेस वर्कड। सो आई एक स्टोरी बताना चाहता हूँ इसके पहले आपको, एक बताइए। कि जो एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पहला ही वाला किया, जो यहाँ दिल्ली में ही पहला एंटरप्रेन्योर मिला था। कोई यहाँ 3 स्टार होटल में उसने कांटेक्ट किया था कोई रेफरेंस के थ्रू, तो हम उनको मिले, उसने और बहुत कॉन्फिडेंट और वेरी enthusiastic boy. So we brought him to Bombay and he had a business plan of doing something related to Google Local, which was completely different business plan. And we gave him 2 crores as a total 20 people. Everybody put 5, 10, 20, something. In 6 months, that business plan did not work. Means 2 crore से 1 crore पे आ गया। हम लोग क्या होगा अभी, तो पूछा उसको, तो उसने नहीं, आई हैव अनदर प्लान। अभी तो चॉइस बहुत था नहीं, क्योंकि वही था और वो कर रहा था, तो उसको बोले और एक प्लान कर। तो दूसरा किया, वो दूसरा प्लान भी नहीं चला, 3 महीने में 50 लाख हो गया। तीसरा बिजनेस प्लान किया, वो प्लान कुछ चला, बट आ गए उसके पास खाली 10 लाख रुपए रह गए थे, और कुछ चला। आप बताइए। और आया हमारे पास कि भाई थोड़ा और दीजिए 50 लाख। हमने बोला भाई अभी हमारे से नहीं, हम लोग एक दूसरा बकरा ढूंढते हैं जो देंगे। और बट उसकी कॉन्फिडेंस इतनी थी कि वो दूसरा जो व्यक्ति हमने इंट्रोड्यूस किया, उसने उसको पैसा दिया, 50 लाख और दिया, और उसका बिजनेस चला। फिर भी उसको पैसे की, ये जो इंटरनेट के जो बिजनेस होते हैं, पहले बहुत पैसा घुमाते हैं, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी। सो तो नवीन, जिसका नाम नवीन तिवारी है, सो नवीन तिवारी गया कैलिफोर्निया, उसके पास खाली 2 लाख अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पहुंच गया कैलिफोर्निया। हाँ। 4 को-फाउंडर्स थे, 4 लोग बहुत थे। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सुनने वाले। तो गया, भगवान का नाम लेके पहुंच गया वहाँ, और 6-7 लोगों को मिला वेंचर कैपिटल फर्म को। जिसमें एक इन्वेस्टर जिसने गूगल में इन्वेस्ट किया था, उसका नाम है क्लाइनर पर्किंस। उसने ये लड़के को देखा, उसने बोला, उसका नाम है जॉन डॉर सेट के मैं $8 मिलियन डालूंगा, माने करीबन 40 करोड़ पैसा डाला। और आज वो कंपनी की ऑफिसेज 10 या 20 ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड है। द कंपनी इज वर्थ 15,000 करोड़ की मात्रा है उसकी। और तो ऐसा हो सकता है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रही सर? आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? कि मेरे को पहले तो टर्निंग पॉइंट वहाँ आया जब पहले 2 बिजनेसेस फेल गए, उसमें से बहुत सीखने को मिला था। और उसके बाद जब पिताजी ने बोला कि पैसा नहीं दूंगा, तब वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि अभी तो कम पैसे में कमाने का था, तो फिर जितना दिया उससे चलाया, तो उसमें से सीखने को बहुत मिल गया, तो अभी तक उससे चला। खुद को मेहनती मानते हो या लकी मानते हो खुद को? देखो, मेहनत करो तो फिर लक खुद में खुद आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही प्रशांत जी ने। मेहनत करो तो इन्होंने कहा कि लक अकेले साथ नहीं देती है, आपको साथ में तदबीर और तकदीर दोनों का जब मिलन होगा, मधुर मिलन जब होगा, तो सक्सेस आएगी। करेक्ट। तो इसके साथ ही आपकी तरफ से संदेश आज के यूथ को, इस देश के। सो वन क्लियर मैसेज इज कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। Even if it's for a temporary period, you don't have it, still keep trying, keep looking for that talent inside you, as we discussed, and at some point take a turn, and the life will turn again. So for you especially. Yeah. Very good. Okay.
Thank you very much, Prashant ji. Thank you for coming on the Dr. Subhash Chandra show. Thank you, sir. Thank you very much. मुझे प्रेरणा देने वाले मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी थे। वो मुझे हमेशा कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही सीखोगे, पढ़ पढ़ के सीखोगे। वो प्रेरणा मुझे आज तक भी याद है और वो ही मुझे आगे तक लेके जाती है। Welcome back again. चलिए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कि बिज़नेस करने के लिए, नया बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको किस प्रकार से सोचना चाहिए और क्या टिप्स हैं उसको करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको आगे कुछ और सुझाव दूं, सवाल पीछे से बताइए जी। सर, आप जैसा बनने के लिए आप क्या मंत्र सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैंने अभी तक सब कुछ अचीव कर लिया है या बहुत ही अच्छा कर लिया है, लेकिन ठीक है, आई थिंक आई कैन बोस्ट दैट आई एम सक्सेसफुल। चाहे कुछ लोग इसको एरोगेंस समझें, कुछ कहें, लेकिन फिर भी, लेकिन मेरा एक ही मंत्र है जो कि अभी भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मेरा एक ही मंत्र है कि जो कुछ भी काम करें, सबसे पहले तो उस पर अपने आप पर विश्वास करें कि आप कामयाब होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो मत करिए। और एक बार आपने अपने आप पर विश्वास किया और उस काम को करने को शुरू किया, तो उस वक़्त फिर सोचिए मत। ईट इट, ड्रिंक इट, लिव विद इट all the time, 24 hours, and you will succeed. आप व्यूअर्स में से कोई सवाल अगर आपके हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस. Our lines are open, and you can also send us your emails, SMS, जो स्क्रॉल आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं उसको देख के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं. मेरा भी आपसे एक सवाल है सर, क्या आपके बारे में ये सच ही है कि आपने 17 रुपये से सर बिजनेस शुरू किया था? जी बिल्कुल ठीक है. ओह माय गॉड, 17 वो 17 रुपये में से भी 9 रुपया हिसार से दिल्ली आने का बस का भाड़ा लग गया था. तो 8 रुपये से सर. जी. इस बात पे ताली हो जाए. आप पूछिए ना भाई, यंग गर्ल, व्हाई आर यू शाइंग? कौन सी सन में आपने 17 रुपए से स्टार्टिंग की थी? 1971 में. सर 1971 में तो 17 रुपए काफी थे. Sir, if I'm investing my pocket money in some business, so what can be the best choice of it? मतलब best business कौन सा हो सकता है according to me, for me? चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि And the pocket money is around about 2,000-3,000, that's it. अब आप बताइए कि 2,000 रुपये काफ़ी हैं क्या इनके लिए? अगर 1971 में 17 रुपये काफ़ी थे, तो अभी 2014 में वो 2-3 हज़ार रुपये काफ़ी हैं क्या? सर बहुत कम है. बहुत कम है. 2-3 हज़ार रुपये तो बहुत कम है. बोलो 2-3 हज़ार तो मैं एक दिन में खर्च कर देती हूँ शॉपिंग में. हाँ, मैं एक सलाह देना चाहूँगा आज अपने देश के यूथ को. यदि आप एक बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और पहली बार अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मेरे जानकारी में, मेरे हिसाब से सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि क्या मैं जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ या बिज़नेस करने जा रही हूँ, क्या मैं अपनी लिविंग, क्या मैं अपना खर्चा पाने या अपने आप को रहने करने का, मेंटेन करने का खर्चा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ इस बिज़नेस से. पहले ही आप कोई बहुत बड़े सपने मत देखिए कि 15,000 करोड़ रुपए कमा लूँगा या 5 लाख करोड़ रुपए कमा लूँगा. सबसे पहले देखिए, पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि कैन आई मेक ए लिविंग आउट ऑफ दिस बिजनेस.
उसके बाद दूसरी चीज़ आप सोचिएगा कि भाई अगर आपका फैमिली का बिजनेस कोई है, आपके फादर, ग्रैंडफादर, भाई, बड़ा भाई या कोई नज़दीक रिश्तेदार वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उस पे सोचिए कि क्या मैं इस बिज़नेस को अच्छा कर सकता हूँ जिस ढंग से चल रहा है, उसके बदले मैं अपना दिमाग लगा के, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके क्या मैं इस बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, तो उसको ध्यान दीजिए। दूसरी मेरी राय ये होगी आपको। उसके बाद मैं ये कहूँगा आपको कि जैसा मैंने पहले कहा कि आप अपना टैलेंट पहचानें, उस टैलेंट को पहचान के आप सोचिए कि जो 4 प्रकार के बिज़नेस मैंने आपको बताए, इन चारों में से मेरा टैलेंट किस चीज़ में ज़्यादा फिट होता है, क्या बिज़नेस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो लिखिए, एक कागज़ पे लिखिए। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति सोचता है, वो सोच होती है यहाँ दिमाग के पीछे, लेकिन जब आप लिख के उस चीज़ को अपने कागज़ के सामने लाते हो तो वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तब पहली बार आपका थिंकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। फिर उसके बारे में आप मनन करते हो, ये ठीक नहीं है, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, हाँ ये मेरी इच्छा थी लेकिन लगता है कि ये मेरी इच्छा ठीक नहीं है। जब सामने चीज़ होगी तो आप उसके बारे में एनालाइज कर सकेंगे, उसके बारे में समझ सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे, एक अच्छा ठीक से निर्णय ले सकेंगे। सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संदेश जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है और जो अभी तक आपको हमेशा याद आती है जब भी आप काम करते हैं, ऐसा कोई संदेश? जो मुझे प्रेरणा देने वाले मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी थे। शुरू में बहुत गलतियां होती थी मेरे से, क्योंकि फूड ग्रेन ट्रेडिंग का बिज़नेस था, स्पेकुलेटिव बिज़नेस था। ऑयल सीड खरीदते थे मंडियों से, उसका तेल निकालते थे और फिर वनस्पति घी बनाने वाली जो कंपनियां थी उनको बेचते थे। तो बहुत बार गलती हो जाती थी कि रॉ मटेरियल ख़रीदा तो है मैंने 30 टन फिनिश प्रोडक्ट के लिए या 30 टन ऑयल के लिए, लेकिन मैंने एडवांस में आज के भाव पे बेच दिया 50 टन और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। जब लॉस होता था तो नेचुरली ज्वाइंट परिवार था, हमारे दादाजी के 2 भाई भी और थे, उनका भतीजा भी था, बड़ा परिवार था। बाकी सब लोग गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, ये क्या कर दिया, इसको छोकरे को पता नहीं है, समझ नहीं है। मेरे दादाजी को कहते, आपने क्यों इसको सर चढ़ा रखा है, क्यों इसको इतनी आज़ादी दे रखी है, देखो नुकसान कर दिया आज 10,000 रुपये का। लेकिन वो मुझे हमेशा कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही सीखोगे, पढ़ पढ़ के सीखोगे। वो प्रेरणा मुझे आज तक भी याद है और वो ही मुझे आगे तक लेके जाती है। सर, ये सवाल ये है कि ये जो आपने 17 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा एक मोड़ आया होगा कि आपको ऐसा लगा कि आप टूट रहे हो, कि या फिर मुझको अब नहीं करना चाहिए, या कभी ऐसा लगा हो कि हिम्मत मेरी ख़त्म हो रही है, तो आपने ऐसा क्या किया? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन ऐसा विचार मन में कभी नहीं आया कि यार छोड़ो, बहुत हो गया, मेरे बस का नहीं है। सर, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है आपके लिए सर, कि जिंदगी तू कहाँ है, जिंदगी तू कहाँ है, मेरे पास है या वहाँ है। 17 रुपये से सफ़र इन्होंने शुरू किया, मंजिल खुद चुनी, तय भी खुद किया। गरीबी की ज़िंदगी भी जिया, पर कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी दिल में। कांटों पर चल के सहारा किसी का ना लिया। जी नेटवर्क के हैं बहुत बड़े संस्थापक, खुद नहीं लिए मंजिल ए सफ़र में प्रेरणा किसी से, पर सभी के हैं आज प्रेरणादायक।
इनके अचीवमेंट्स की क्या करूं तारीफ, इनके अचीवमेंट्स की क्या करूं बहुत हो तारीफ। गया, बहुत हो जो गया, खुद अभी एक- ताली बजा देते हैं जो- हम। थैंक यू वेरी मच। बैठिए बैठिए। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है? तो किसी चिंतक ने, किसी थिंकर ने अंग्रेजी में ऐसे कहा, उसके बाद मैं हिंदी में भी उसको कहने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि लाइफ इज ए फ्लो ऑफ एक्सपीरियंसेस। The life is a flow of experiences and you are a subject. We as individual, we are the subjects, and the rest of the world as it exists other than us, other than you, is an object. When the subject interacts with the object, that creates an experience, and series of experiences is life is. As long as the experiences continue to flow, there is life. The moment experiences stop, life gets extinct, means the end. तो हमारे दर्शकों के लिए जो शायद हिंदी में सुनना चाहेंगे इस बात को, कि ज़िंदगी जो है वो आपके तजुर्बों की एक कड़ी जो चलती रहती है, एक्सपीरियंस जुड़ते जाते हैं, आप उससे सीखते जाते हो, उसी का नाम ज़िंदगी है। और आपका अकेले का, अपना खुद का जो इंटरेक्शन, जो वार्तालाप, जो एक्सपीरियंस, जो चीज़ें पूरे वर्ल्ड से किसी के साथ भी होती हैं, वो एक नया एक्सपीरियंस छोड़ देती है। और जिस दिन ये एक्सपीरियंस होने बंद हो जाएंगे, उस दिन लाइफ बंद। इसके साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।